निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड यूपी के प्रवक्ता के लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं अभी हाल ही में ओपन हुई है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी और जीएस के पर्पज से भी ये जो क्वेश्चन होते हैं ये महत्वपूर्ण। तो हम सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। जो मौसमी परिवर्तन है उसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो क्या है? इनमें हमारे पास ऑप्शन गिवन है, जैसे पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना और सूर्य का घूर्णन। तो इन चार ऑप्शन में से हमें सीक्वेंस वाइज देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो पहले जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन है, ये बेसिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है इसका, ठीक है, ये नहीं रहता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण है इसके कारण मौसमी परिवर्तन होते हैं। तीसरा जो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, ये 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने जो उस पे एक्सिस पे झुकी रहती है। और चौथा जो ऑप्शन है सूर्य का घूर्णन, क्योंकि सूर्य जो है एक स्थिर है तो वो उसका घूर्णन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए क्या कहा जाता है? तो ये जैसे अपशोर, अपभू, उपसोर या उपभूत है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर ये सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, इस तरह से ये पृथ्वी है और इधर भी हम इसको पृथ्वी को मान सकते हैं। तो ये जैसे 147 या 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है और ये 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, ये फार आ जाएगा या नियर आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है उपसोर कहलाती है, ये कंडीशन उपसोर कहलाती है और ये 3 जनवरी को होती है। जो अपसोर होती है वो ये होती है और ये बेसिकली 4 जुलाई को। तो हमारा आंसर इसका उपसोर। नेक्स्ट देखते हैं। सेलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न काफी कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छा है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जैसे अपघर्षण, अपर्दन, ऋतु अपक्षय या संचारण कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ऋतु अपक्षय आ जाएगा, अपघर्षण और अपर्दन नहीं होगा। बल्कि हम देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न में कि हमारी जो मूल वैल्यू जाती है वो अपर्दन या अपघर्षण पे जाएगी, बट उसका आंसर ऋतु अपक्षय। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेटर संबंधित है, क्रेटर जो है ये भूकंप से संबंधित है या ज्वार से, घाटा से संबंधित है, ज्वालामुखी से या भ्रसन से। देखो जो क्रेटर है ये बेसिकली, क्रेटर जो है बेसिकली ज्वालामुखी से संबंधित है और क्रेटर जो है ये कीप के आकार की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से ज्वालामुखी की स्ट्रक्चर है, जो लावा बेसिकली यहाँ से इस तरह से मेल्ट होकर बाहर निकलता है। तो ये जो कंडीशन होती है कीप के आकार की, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो भूमध्य सागर जो है आप जानते हैं ये बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इस तरह से, और इसके बीच में ये भूमध्य सागर है, ऊपर जो है यूरोप रहता है। तो भूमध्य सागर ये यहाँ पे ऐसे रहता है। इसमें बेसिकली जो हमारा ऑप्शन स्ट्रोमोबोली है, ये इसको स्ट्रोमोबोली को जो है भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है रेडियोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या रोटोमीटर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा हाइग्रोमीटर पे आता है, यानी वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापने का एक अच्छा मापक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये हमारे लिए, वायुमंडल के लिए जो है बहुत खतरनाक है, और इसमें सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका बढ़ना भी क्या होता है, खतरनाक होता है। मीथेन है, मीथेन बेसिकली जैसे धान के खेतों से जो है ये ज्यादा निकलती है, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, बट ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑर्गन है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो देखो, जो पराबैंगनी किरणें हैं जो अवशोषित करती हैं वो जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि ये 78% पाई जाती है। कितने वायुमंडल में पाई जाती है? 78% के लगभग पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% के लगभग पाई जाती है। हीलियम और माइनर में रहती है। तो इसमें जो है ओजोन जो है ऐसी गैस है जो बेसिकली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है, और ये समताप मंडल में होती है। समताप मंडल में होती है। ठीक है, 15 से 33 किलोमीटर पे जो है ये समताप मंडल में ओजोन गैस की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या मतलब होगा? यानी जैसे हिम का पिघलना, यानी जो बड़े बड़े ग्लेशियर है उनका पिघलना, उससे जो है समुद्र स्तर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कई द्वीप जो है बताते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं अभी हो रही हैं, तो इनसे जो है जो द्वीपीय देश हैं या द्वीपीय जितने भी आइलैंड टाइप हैं तो वो जो है डूबने के कगार पर है। जैसे अगर थर्ड क्वेश्चन है जी, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में सुमेलित कीजिए कूट से सही। जैसे इसमें सूची 2 दिया है, इसमें स्थानीय पवन है और उधर देश से संबंधित है। तो इसमें जैसे पहले चिनूक है, फॉन है, हर्मटन है, सिरक्को है, ये काफी इंपोर्टेंट है। देश में देखें स्विट्जरलैंड, उत्तरी अफ्रीका, गिनी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो चिनूक है बेसिकली वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलती है ये बेसिकली, ठीक है, और वहां टेम्परेचर को यकाएक बढ़ा देती है। फॉन जो है ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस में चलने वाली हवा है, ठीक है, ये भी चिनूक के समान ही होती है, बर्फ को पिघलाती है। हर्मटन जो है ये गिनी के तट पे है, इसको बेसिकली हर्मटन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर विंड भी कहते हैं इसको, ये काफी इंपोर्टेंट है। सिरक्को जो है बेसिकली उत्तरी अफ्रीका यानी क्रॉस करके इसका हर एक देश में अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो चिनूक का जो है डी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से हमें मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब इसमें जैसे सांता आना है, ठीक है, ये भी हवाओं का एक प्रकार है। सांता आना है, ये कैलिफोर्निया में होती है, बिल्कुल सही है। खमसीन जो है ये अरब में है, फॉन स्विट्जरलैंड में है, मिस्ट्रल फ्रांस में। मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको इसके ही के कारण जो है पेरिस, इवनिंग ऑफ पेरिस बोलते हैं कि पेरिस की शाम मशहूर है, ठीक है। फॉन जो है स्विट्जरलैंड में चलती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये जो खमसीन है ये मिस्र अरब में नहीं चलती, ये मिस्र में चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, जेट धारा बहती है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। असल में क्या है कि जेट धारा की जो उत्पत्ति हुई है वो दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई थी, और उस समय जो अमेरिकी बम वर्षक विमान थे उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी जापान पे अटैक करने के उसमें, तो तभी जो है इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चिली और पेरू के तट के सहारे चलने वाली धारा का नाम क्या है? चिली और पेरू, तो ये बेसिकली हमारा दक्षिण अमेरिका का मैप है, उसमें ये यहाँ पे चिली जो है बेसिकली कौन पे रहता है बिल्कुल, और पेरू यहाँ पे रहता है। तो ये हम्बोल्ट है, कौन सी धारा है? हम्बोल्ट है,
ठीक है, शीत धारा है, और हमबोल्ट इनके विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? अत्यंत ठंडा जल है, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है, निम्न घनत्व का जल है, या अत्यधिक खारा जल। ये बेसिकली जो है, अगर मैं आपको कहूं अटलांटिक ओशन, हमको अटलांटिक ओशन एस के आकार का मानते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो सारगैसो सागर जो है ये यहाँ पाया जाता है, और ये जो है विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति, पुर्तगाली भाषा में इसका मतलब होता है समुद्री घास, ठीक है, सारगैसो कहते हैं। और सारगैसो जो है ये बिना बाउंड्री का, बिना सीमा रेखा का समुद्र है, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। और ये उत्तरी अटलांटिक में है, कहां पर है ये? उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये 20 डिग्री से लगभग 35 डिग्री के बीच जो है उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि ये किस ओशन में पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में ये पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 40 से 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य, या 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री। तो इसका बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा ज्यादा नहीं होती है, तो उससे क्या वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर लवणता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य यानी गोल और कितने लक्ष्य यानी टारगेट को रखा गया? तो अगर आप देखें तो इसमें 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य रखे गए, ठीक है। ये क्या था कि 2015 में इनकी जो है शुरुआत हुई थी, और ये टारगेट दिया गया था कि 17 लक्ष्य को, 17 जो उद्देश्य हैं, 17 जो उद्देश्य हैं, इनको वर्ष 2030 तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था एजी टॉन्सले, ईपी ओडम, जी मेंडल और सीसी पार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एजी टॉन्सले, और इन्होंने 1935 में जो है इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें कुछ मानव वातावरण संबंध है और भूगोलविद है, तो इनको हम सुमेलित करके देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो संभववाद है, निश्चयवाद है, वैज्ञानिक निश्चयवाद है, और क्रियात्मक संभववाद है। तो अगर हम संभववाद की बात करते हैं तो ये डिब्लोस का है, डिब्लोस, इसका मतलब हो गया ये ब्लॉस से संबंधित हो गया। निश्चयवाद जो है और वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का है, ठीक है, जिन्होंने जो है रोको और जाओ का एक थ्योरम दिया था, ठीक है, नव निश्चयवाद भी कहलाते हैं ये। और तो इस हिसाब से देखिए ए का आंसर हमारा थर्ड हो जाता है, ठीक है, सी का हमारा फर्स्ट हो जाता है, तो हम एक ही ऑप्शन से इसको लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो निश्चयवाद है वो हमारा जो है जी टैथम पे चला जाएगा, और क्रियात्मक जो है ये रेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या कहते हैं निष्क्रिय जनसंख्या, युवा और प्रौढ़ जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो हमारा इसका बेस्ट आंसर होगा आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या मतलब ये होता है कि जैसे 15 वर्ष से पहले, 15 वर्ष से पहले और 65 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद, ये बेसिकली क्या है, आश्रित में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लदांग कृषि प्रचलित है। लदांग जो है ये एक स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार है, ठीक है। इसमें हर एक देश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लदांग जो है ये इंडोनेशिया में है, अगर आप श्रीलंका की बात करते हो तो वहां इसको चेना कहा जाता है, ब्राजील में अगर आप बात करते हो वहां पे इसको रोका कहा जाता है, ठीक है, मलेशिया में भी अलग नाम से इसको जाना जाता है।
भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या है, झूम कृषि की जाती है, झूम कृषि की जाती है। तो ये भी बेसिकली स्थानांतरण कृषि का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसमें लाल है, काली है, जलोढ़ है, लेटराइट है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक भाग पे पाई जाती है जलोढ़, यानी लगभग 40% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये सबसे जो है क्या होती है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की होती है ये, जैसे बांगर और दूसरी कहते हैं हम खादर। ठीक है, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ है, और जो खादर है वो नई जलोढ़। ठीक है, अब जैसे काली मिट्टी है, ये बेसिकली कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए। ठीक है, लैटराइट जो है, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं जितने भी आते हैं, वो इनमें जो है बहुत प्रचुरता में होता है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़। नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अगर देखो तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन काफी पाए जाते हैं, चाहे इसमें असम का हो जाए, आपका उड़ीसा हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, तो ये सभी भागों में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित है? वन संरक्षण का मतलब है कि वनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, झूमिंग कृषि को बढ़ावा देके, या वनों की सामूहिक कटाई करके, या वन संपदा का अधिकार उपयोग करके। ये तीनों तो अपोजिट हो गए, क्योंकि जो झूमिंग कृषि है उसमें प्रत्येक वर्ष नई जगह को खोजा जाता है, नए वनों को काटा जाता है, उनकी जगह जो है दूसरे खेती की जाती है, फिर दूसरी जगह वनों को काटा जाएगा। तो इससे तो वन संरक्षण ना होगा, वनों का विध्वंस हो जाएगा। तो जैसे वनों की सामूहिक कटाई है, ये भी नहीं होगा, और वन संपदा का अधिकार उपयोग ज्यादा से उपयोग हम करेंगे तो वो भी फिर वनों का विनाश ही होगा। ठीक है, तो वनों की कटाई में जो है हम अगर वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग करें तो ये सबसे बेस्ट उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो जैसे 7, 8, 9, 10, तो हमारे हिसाब से जो है इसका आंसर 10 है। अगर मैं थोड़ा सा ये मैप के हिसाब से इसको इंडिकेशन दें हम, ठीक है, ठीक है, जैसे ये ऊपर का जो भाग है, ये ट्रांस हिमालय आता है, नंबर 1 आता है, जैसे 10 के हिसाब से करें तो ये नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हिमालय वाला जो क्षेत्र आता है 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है 3 आ जाएगा, जैसे पश्चिमी घाट है 4 आ जाएगा, दक्कन का जो क्षेत्र है वो 5 आ जाएगा, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वो हमारा 6 आ जाएगा, गंगा का मैदान जो है वो हमारा 7 आ जाएगा, राजस्थान का जो क्षेत्र है वो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो द्वीप और तट हैं इनको हम लगा के 8, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम टोटल लास्ट के जो भाग है उसको 10 और 10 डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरे भाग को जो है हम जीव भौगोलिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? ठीक है, जल जमाव, अब बेसिकली अगर आप देखो तो चाय के लिए भी क्या होती है, जल की बहुत आवश्यकता होती है, यानी जहां पर 150 से 250 सेंटीमीटर वर रेन हो। ठीक है, कॉफी में भी क्या है, 150 से 250 सेंटीमीटर रेन एवरीडे हो, वो इंपॉर्टेंट है। धान में है, धान में और सरसों में तो रेन की इतनी आवश्यकता, यानी जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जल जमाव की आवश्यकता, जो चाय और कॉफी है उसमें जल की आवश्यकता तो होती है पर जमाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस विषय से इसका जो बेस्ट आंसर हमारा चला जाता है धान चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन 25 जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इनके बारे में अभी डिस्कस किया है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को जो है टेलीग्राम से भी जो है चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी आप इसको को देख सकते हैं। ठीक है, होप दैट आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए जोश के साथ। धन्यवाद।